नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। जितनी सियासत अजीब है उतने ही सियासतदां जब पावर में होते हैं तो अलग रंग दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही पावर जाता है अलग रंग में नज़र आते हैं, या कहें कि असली रंग में आ जाते हैं। कभी धमकाते हैं, कभी रियाते हैं, कभी खुद को विक्टिम साबित करते हैं, तो कभी किस्से सुनाते हैं। कुछ इसी हालात से गुजर रही हैं प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रही उमा भारती। कहने को भले ही उनका अभियान शराब के खिलाफ हो, लेकिन उनके कई निर्णय, ट्वीट और बयान बताते हैं कि इन दिनों किस दौर से गुजर रही हैं। अब ये निराश पावर जाने का है, दोबारा नहीं मिल पाने का है, या फिर अगले लोकसभा चुनाव से पहले टिकट के लिए पोजीशनिंग का। जो भी हो, ये तो है कि कुछ तो ऐसा है कि जिसकी पर्देदारी है। क्या है उमा की छटपटाहट का कारण, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उमा भारती की पीर पर्वत हो गई है। पीड़ा इतनी विशाल है कि गंगा उल्टी बहने लगी है। कभी सत्ता की बागडोर संभालने वाली उमा खुद सत्ता के ही खिलाफ खड़ी हो गई। पीएम के मन की बात में तो रेडियो पर उद्गार निकलते हैं। उमा ने अपने मन की बात में ट्विटर पर गुबार निकाला है। बीते दिनों उमा भारती ने ट्विटर पर एक के बाद एक 41 ट्वीट किए। इन ट्वीट में उन्होंने बताया कि कैसे उनसे गंगा मंत्रालय छीन लिया गया था। उमा के ट्वीट में गंगा की सफाई को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों और सरकारी असहयोग का स्पष्ट जिक्र है। उमा भारती गुरु पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंग जनता के सामने रखने वाली हैं। शराब नीति के विरोध में उनका अभियान भी अटल है। आखिर क्या बोलने वाली है उमा भारती, इसमें सभी की दिलचस्पी है। भाजपा नेत्री कृष्णा गौर ने इससे पहले उमा भारती के इस रुख पर सतर्कतापूर्ण बयान दिया है। कृष्णा गौर का कहना है कि शराब की बुराई को खत्म करने के लिए हम सब प्रयासरत हैं, लेकिन जिन राज्यों में पूर्णतः शराबबंदी की गई वहां शराब की तस्करी होती है। इसलिए शराबबंदी से ज्यादा सामाजिक जागरूकता महत्वपूर्ण है। भारती जी ने शुरू से ही इस विषय पर संकल्प के साथ काम किया है और वो अपना काम कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमेशा उनको समर्थन रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हमारी भी कोशिश लगातार इस बात की है कि हम लोगों को जागरूक करें कि वो शराब ना पिए। और मुझे लगता है कि सामाजिक जागृति जब तक हम नहीं लेकर आएंगे, शराब बंदी का जैसा मुद्दा होना चाहिए, शराब बंद जैसा होना चाहिए, वैसा उसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाएगी। क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि जिन राज्यों में शराब बंद की गई है, दूसरे राज्यों से अवैध शराब की बिक्री उन राज्यों में बहुत ज्यादा होती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही कहना है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें कि वो शराब छोड़ें, वो नशा ना करें और स्वस्थ जीवन जिए। कांग्रेस ने उमा भारती के शराबबंदी अभियान को लेकर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि उमा पहले ये तो पता लगाए कि भाजपा और मोदी जी शराबबंदी के पक्ष में है अथवा नहीं। दिग्विजय का कहना है कि भाजपा के कुछ नेता तो शराब को दवाई मानते हैं। कांग्रेस ने ये भी कहा कि उमा जी के ट्वीट से राजनीति और शराबबंदी पर हुई चर्चाओं के खुलासे सामने आ पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। कांग्रेस का मानना है कि 41 ट्वीट में तो अभी खुलासे बहुत कम हुए हैं, बहुत छोटे मोटे खुलासे हुए हैं। उपाध्यक्ष पद कैसे गया, केंद्रीय मंत्री पद कैसे गया, विभाग कैसे बदला, वो है। बड़े खुलासे तो होना बाकी। जो उन्होंने कहा है कि गुरु पूर्णिमा से रक्षाबंधन के बीच में करूंगी, लेकिन हमें शंका है कि वो खुलासे कर नहीं पाएगी, उन पर रोक लग जाएगी। जिस प्रकार के 41 ट्वीट से उन्होंने अपनी एक मंशा बताई है, क्योंकि अभी तो बड़े बड़े खुलासे, मध्य प्रदेश की राजनीति के कई बड़े खुलासे हैं। शराबबंदी को कौन लोग रोक रहे हैं, किन किन से चर्चा हुई, वो भी खुलासे हैं। ऐसे कई बड़े खुलासे हैं। ऐसा लगता नहीं कि वो खुलासे शायद लोग उनको करने देंगे। उमा भारती अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वो समय बीत गया जब वो खुद अपना राजनीतिक भविष्य तय करती थी। उमा सक्रिय राजनीति में आने के लिए छटपटा रही हैं, लेकिन उनकी सक्रियता की बागडोर अब उनके हाथ में नहीं है। वो राजनीति में कितनी सक्रिय होंगी और किस रूप में होंगी, ये दिल्ली की सत्ता को तय करना है। उमा भारती ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पत्र लिखा है, लेकिन पत्र से कोई हलचल नहीं हुई। अब उनके ट्वीट और ट्विटर पर आने वाली उनकी जीवन गाथा से क्या हलचल होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन इतना तय है कि उमा के कुछ कारनामे कांग्रेस को मुद्दे अवश्य उपलब्ध कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अराजी टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और अगर ट्विटर से ही सब कुछ बदलाव हो जाता राजनीति में, समाज में, तो शायद अभी तक तो कमलनाथ 2-3 बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए होते, या राहुल गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर हो चुके होते, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन अब जो कुछ उमा भारती कर रही हैं कि वो पत्थर मार के भी उन्होंने देख लिया, उन्होंने भगवा उतरवा के भी देख लिया, ट्वीट भी कर लिया। वो ये भी कह रही हैं कि मैं आत्मकथा लिखना चाहती थी लोग, लेकिन मैं इतनी बड़ी नेता नहीं हूँ। लेकिन वो खुद भी खुलासे कर रही हैं कि उपाध्यक्ष पद क्यों गया, उन्होंने कौन कौन से एफिडेविट दिए, किस परिस्थितियों में उनसे मंत्री पद गया, किन परिस्थितियों में उनको सांसद बनाया गया। तो अब बचा क्या है? क्या आप उमा भारती के लिए आप क्या देख रहे हैं कि भविष्य राजनीतिक उनका? देखिए, एक बात को बिल्कुल मानना पड़ेगी मनोज जी कि उमा भारती जी जो हैं वो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, और ये भी मानना पड़ेगा कि उनका पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक बड़ा जनाधार है। बिल्कुल। क्योंकि मुझे 2 किस्से याद हैं, आपके साथ साझा कर चुका हूँ एक आध बार, तो एक बार मैं आज फिर कहना चाहता हूँ कि जब शंकराचार्य महाराज को गिरफ्तार किया था जयललिता जी ने, तो संघ भी परेशान हो गया था कि इस मामले में माहौल कैसे बनाया जाए। तो उमा भारती जी की सभाएं जब होने लगी थी तब जयललिता जी प्रभावित हुई थी, और मैं ये कह सकता हूँ कि उमा भारती जी का जनाधार है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उमा भारती जी राजनीतिज्ञ नहीं है। वो राजनीति करती हैं, लेकिन वो राजनीतिज्ञ नहीं है। वो कुटिलता कम कर पाती हैं, और करने की कोशिश करती हैं तो वो थोड़े दिन बाद फेल हो जाती है। तो जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनशक्ति बनाई, नरेंद्र मोदी जी के बारे में टिप्पणियां की कि वो तो नकली हिंदुत्व की बात करते हैं, सूडो सेकुलर इसकी हिंदुत्व की बात करते हैं। बक्सा तो अडवाणी अटल जी को भी नहीं। हाँ, नहीं, अडवाणी अटल जी वाला मामला तो बहुत अलग है, वो मैं भी आप कहोगे तो बता दूंगा, अदरवाइज उसका बहुत रिलेवेंट नहीं है। तो उन्होंने, जब हम लोगों ने पूछा, या विशेष तौर से मैंने पूछा, तो कि आपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसा क्या बोला, क्यों बोला ऐसा, तो कोई इतना बड़ा आधार नहीं था कि बोला जाए। वो मैं फिर कभी बता सकता हूँ, पर टीवी पे बोलना ठीक नहीं है, व्यवहारिक नहीं लगेगा, तो वो कोई आधार नहीं था। तो ये उसके बाद जो है उन्होंने भारतीय जनशक्ति का वापस भाजपा में उनका एकीकरण हो गया, या भाजपा में वो शामिल हो गई, वो मामला हुआ। उमा भारती जी की राजनीति के 2 टर्निंग पॉइंट्स हैं जो मैं मानता हूँ। उनका मुख्यमंत्री के रूप में होना बहुत अच्छी बात था, लेकिन जिस एंगल से या जिस तरीके से वो आकर के और उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, ये उनके लिए बहुत नुकसानदायक बात था। क्योंकि हुबली से 2 लोग पकड़ने आ रहे हैं, ऐसी एक चर्चा चलाई गई। वो अनेकों लोगों में अनिल माधव दवे जी से लगा करके, प्रमोद महाजन जी से लगा करके, इन सारे लोगों ने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि उमा जी को इसके कारण एक धब्बा लगेगा, और वो धब्बा बता करके उनसे जो है उन्हें ट्रैप में लिया गया। मैं बहुत सही बोल रहा हूँ, ट्रैप में लिया गया, और उन्होंने जो है विकल्प के रूप में बाबूलाल गौर को चुना। हम सब लोगों की सलाह थी कि आप विकल्प के रूप में प्रहलाद पटेल को चुनिए। प्रहलाद पटेल, आज जब आप केंद्रीय मंत्री की जगह आपका विकल्प होते हैं, तो उस समय मुख्यमंत्री के रूप में भी आपका विकल्प था। जब आप लौट के आएंगे रहे हैं, वो बिल्कुल उनके राज्य मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को नहीं माना, और ये भी शायद हो सकता था कि ये सब बातें पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। तो ये जो सारा उनके आसपास का आभा मंडल था, ये आभा मंडल ने उनको नुकसान पहुंचाया। दूसरा उनका सबसे बड़ा जो मैं मानता हूं, वो मानता हूं कि जो तिरंगा यात्रा के समय उन्होंने प्रहलाद पटेल को दमोह से टिकट दिए जाने के संबंध में जो यात्रा को बिगाड़ा, वो भी एक प्रकार से उनके लिए बड़ा नुकसान हुआ। आपको याद है, ग्वालियर में मैंने भी आपको कभी बताया था कि ग्वालियर में मैं, शिवराज जी और उमा जी थे, तो मैंने कहा कि आप ध्यान से जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मुझसे कहा था, ये शब्द मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने मुझसे कहा था कि अरे तू तो जबरन चिढ़ रहा है, मैं जब जलियांवाला बाग पहुंचूंगी तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी से भी बड़ी नेता हो जाऊंगी। क्यों हो जाऊंगी, ऐसा करके उन्होंने उदाहरण दिया। वो बहुत रिलेवेंट नहीं है कि लंबा बताऊं मैं आपको, लेकिन मैंने उनसे ये कहा था कि, और शिवराज जी की उपस्थिति में कहा था, मैंने कहा था कि यही अहंकार आपको आगे जलियांवाला बाग पहुंचा देगा, तब ना आप इसी के कारण वापस लौट आएंगे। और थोड़ा सा आगे चली तो प्रहलाद पटेल को टिकट देने के मामले में उन्होंने अपनी यात्रा बिगाड़ ली। तो उनके लिए जनरल डायर कौन साबित हुआ? दूसरा जो है, दूसरा मैं आपको फिर कह रहा हूं, उन्होंने एक वो पत्ता फेंका कि भाई मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहती, मैं अस्वस्थ। जबकि मैं व्यक्तिगत रूप से मनोज जी आपके साथ ये बात साझा कर सकता हूं कि उमा भारती जी को
जब किसी के यहाँ नहीं जाना होता है, जब किसी कार्यक्रम में नहीं जाना होता, तो वो ये कहती हैं वो बीमार हो गई है। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा मैं बीमार हूं, मैं लोकसभा का नहीं लड़ना चाहती। आज नरेंद्र मोदी का वातावरण है, उनकी हवा चल रही है। राष्ट्रवाद में उमा भारती जी से एक जमाने में पीछे रहा करते थे, अब वो बहुत आगे निकल गए हैं। ऐसे में ये पत्ता नहीं चल सकता था कि हम टिकट नहीं लेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये जो एक बड़ी गलती हुई, जो आज गले की हड्डी बन रही है। सुषमा स्वराज को तो वास्तव में नहीं लड़ना था, उनके देखम देख में उमा जी ने कह डाला। तो ये एक ऐसा दाव था जो उनके लिए बड़े घातक हुए, और आज उसी घातक परिणामों को सुधारने के नाम पर वो, मैं ये मानता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि मैं उनके बहुत नजदीक रहा हूं, मैं 10 महीने उनके साथ रहा हूं, तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि उमा जी एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी राजनीतिक गलतियां कर रही हैं। उनको इस प्रकार से वातावरण क्रिएट नहीं करना चाहिए जो वो कर रही हैं। उन्हें अपने अच्छे सलाहकारों को फिर से बात करना चाहिए कि उन्हें राजनीति में वापसी के लिए या जो उनका प्रभाव है उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या करना चाहिए। वो ऐसा नहीं कर पा रही हैं, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, राजनीतिक भूल होगी ये। और मुझे लगता है कि एक राष्ट्रवाद की बहुत बड़ी प्रखर पहरेदार जो हैं वो कहीं राजनीति से आउट न हो जाएं, ये मुझे डर है। इसलिए मैं, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूं, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी ये संदेश देना चाहता हूं कि राजनीति करने का ये तरीका नहीं है। लेकिन आपको तो खुद पता है कि आप अगर व्यक्तिगत रूप से भी संदेश देंगे तो वो अगर उसको मान लेंगे, इसमें भी संदेह है। लेकिन ब्रजेश जी, जो कुछ शर्मा जी ने कहा और जो उनका हमने राजनीति देखी अभी तक, या जो ट्विटर के माध्यम से वो अपनी बातें कह रही हैं, तो वाकई में लग रहा है कि गंभीर है, क्योंकि एक मुद्दे को पकड़ती हैं फिर वो दूसरी ओर बढ़ जाती हैं, लगातार तारीख देती हैं। और जहाँ तक एक प्रभावी राजनेता, अच्छी वक्ता हो सकती हैं, लेकिन हमने कई बार देखा इस राजनीति के दौर में, क्योंकि चुनावी राजनीति का दौर है, हमने अटल जी को भी देखा चुनाव हारते, हमने इंदिरा गांधी को भी देखा, और हालिया बात करें तो हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तमाम सारे दिग्गज हारे हैं। और जो शर्मा जी ने भी कहा कि जब आप एक बार चुनावी राजनीति में जब आप एक बार टिकट ठुकरा देते हैं तो कह सकते हैं आप प्लेटफार्म से उतर गए और आप स्टेशन के बाहर हैं, अब आपको अंदर पता ही नहीं है कि कौन सी ट्रेन में जगह है, तो फिर आप बाहर से डिस्प्ले बोर्ड पे पत्थर फेंकिए या टिकट बेचने वालों को गालियां दीजिए। होना क्या है मनोज जी? होना तो ये चाहिए कि आप तो या तो टीसी के पास पहुंच जाएं, या स्टेशन मास्टर के पास पहुंच जाएं, या अंदर जो बता रहा है पता उसके पास पहुंच जाएं। मेरा सीधा सा मतलब ये है कि आप पार्टी प्लेटफार्म पर जाकर जो शीर्ष नेता हैं उनसे अपनी बात सीधे भी कह सकती हैं। उमा भारती को कोई नहीं टाले, लेकिन उमा भारती लोकप्रिय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो शर्मा जी कह रहे थे, उनकी लोकप्रियता में 4 चांद तब और लग जाते मनोज जी कि यदि वो शराब के अभियान चला रही थी तो निश्चित तौर पर उनको जन समर्थन हासिल करना चाहिए था। बिल्कुल, पार्टी को ना इशारा करके, पार्टी पे हमला ना करते हुए जो हम बात कर रहे हैं, जो शिवराज जी भी बार बार कहते हैं, खुद उमा भारती भी कहती हैं कई बार कि लोगों का जन समर्थन चाहिए। और वो एक बात और कह रही हैं कि शराब नीति एक जैसी होनी चाहिए भाजपा शासित राज्यों में। तो मुझे लगता है सब राज्यों की अलग परिस्थिति है, गुजरात की अलग परिस्थिति है और राजस्थान की अलग, उत्तर प्रदेश की अलग स्थिति है, सबके अलग आर्थिक संसाधन हैं, राजस्व वसूल करने के अलग तरीके हैं। मध्य प्रदेश की परिस्थिति अलग है। ये उमा भारती से बेहतर कोई नहीं जानता कि वो मुख्यमंत्री भी रही हैं और इतनी वरिष्ठ नेता है, अनुभव में कोई कमी। लेकिन यदि वो जन समर्थन जुटाती मनोज जी, यदि प्रेशर बनाती, जैसे यदि वो इस शराब के खिलाफ अभियान चलाती, सबसे पहले मुझे लगता है कि उनको साधु संतों को साथ लेना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कथा वाचक जो हैं साधु संत हैं, उनकी बड़ी एक अपील है जनता में, तो कम से कम महिला वर्ग तो उनके साथ आ ही सकता था। यदि वो आंदोलन कर रही है तो पत्थर चलाने की जगह उनको एक महिलाओं को एक समूह इकट्ठा कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उमा भारती की अपील पे इतनी महिलाएं तो आ ही जाती कि वो एक संदेश दे सकती थी, एक रैली निकाल सकती थी। लेकिन वहाँ भी उन्होंने सिर्फ जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है वही करने की कोशिश की। और जो शर्मा जी कह रहे हैं कि वो एक के बाद एक गलती करती जा रही, निश्चित तौर पर ये ऐसा महसूस भी हो रहा है। और जनता जिस तरह से लोग उमा भारती को जानते हैं, चाहे पब्लिक भी समझती है उमा भारती को कि वो अच्छी वक्ता है, लेकिन वो गंभीर कितनी है, उनकी गंभीरता पर भी सवाल उठते हैं। इसलिए उठते हैं कि मनोज जी वो कब क्या कर जाएं ये खुद उनको नहीं पता रहता। आज वो एक स्टैंड उठाती हैं, अगले दिन दूसरा उठा देती हैं। वो कहती हैं कि मैं यात्रा निकालूंगी शराब के लिए, फिर उसको वो आगे बढ़ा देती हैं। उसमें तमाम तरह की परिस्थितियां बता देती हैं, तमाम तरह के तर्क बता देती हैं। जिस तरह शर्मा जी ने भी कहा उनको कहीं नहीं जाना होता, वो कहती हैं मैं बीमार हूँ। बिल्कुल। तो जब उनको जो नहीं करना होता उनके पास बहाना पर्याप्त है। हम देखते हैं उनकी फोटो आ जाती है कि पैर में फ्रैक्चर। हम देखते हैं कि जब राम जन्मभूमि का मामला आना होता है तो ऐसा लगता है कि शायद सजा हो जाएगी, तो उस समय खबरें आती हैं कि वो बीमार हो गई हैं। और दूसरी एक और चीज़ है मनोज जी, जो हम उनके ट्वीट के माध्यम से ही यदि अनुमान लगाएं कि वो जो गलतियां कर जाती हैं
उन पर कभी उनको पछतावा नहीं होता है। यदि वो अनुशासनहीनता की बात कहती हैं कि हाँ मैंने अनुशासनहीनता की थी, मुझ पर कार्रवाई हुई, ठीक है, लेकिन रंज नहीं है। तो देखिए आपको गलतियों से सबक तो लेना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा आपको। और आप इतनी बड़ी नेता हैं, आऊंगा शर्मा जी आपके पास, इतनी बड़ी नेता हैं, सीखती भी होंगी निश्चित तौर पर। केवल एक लाइन में ये बीच में बोलना चाहता हूँ कि जहां उमा भारती पर कार्रवाई हुई थी, मैं आज बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, मेरी कई लोगों से बात हुई थी, जिसमें आप मैं कहोगे तो मैं टीवी पे नाम भी ले सकता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि उमा भारती जी ने जो आडवाणी जी के समक्ष बोला था कि जनाधार वाले नेताओं के खिलाफ ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले ऑफ द रिकॉर्ड खबरें देकर के उन्हें कमजोर कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, उनका सीधा इशारा अरुण जेटली जी पर था। और ये तय था, ये स्क्रिप्ट थी जो लिखी गई थी और उनको ही बोलना था, क्योंकि उनके अलावा कोई बोल नहीं सकता था आडवाणी जी के सामने। और आपने देखा होगा कि आडवाणी जी ने पूरा सुना, प्रमोद महाजन जी भी कुछ नहीं बोले, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि दादा आप में दम हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करके बताइए, ये स्क्रिप्ट से बाहर का विषय था और उनके खिलाफ एक्शन हो गया। अदरवाइज ये तय था कि जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात थी। और विशेष रूप से अरुण जेटली जी को यह कहा जाने वाला था कि भाई आप ये लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया को जो खबरें दे रहे हो और जनाधार वाले नेताओं को जो डाउन करने की आप कोशिश करते हो, क्योंकि तभी आपकी वैल्यू है, इसके बारे में उमा भारती ने बोला था। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की। यदि वो डायलॉग नहीं बोलती तो ये तयशुदा प्रोग्राम था। मैं आपके चैनल पर बहुत स्पष्ट कह रहा हूं ये बात। लेकिन अगर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये भी तो डायरेक्टर के हाथ में था। तो ये तो डायरेक्शन से अगर आप बाहर जाएंगे, स्क्रिप्ट बाहर जाएगी तो एडिटर के पास पूरा अधिकार रहता है वो उसको कहाँ कैची चलाना है। यही सारा मामला है। और ये तो मीडिया के सामने आके भी कार्रवाई की जा सकती थी, वो स्क्रिप्ट ऐसी प्लेटफॉर्म पर भी बोली जा सकती थी। ये की ये बात जो उसमें हुई थी, यही की ये बात जो है हुबली वाले मामले में हुई, यही तिरंगा यात्रा के मामले में हुई और यही आज हो रही है। प्रहलाद पटेल के मामले में भी यही हुआ था। मैं बहुत रहस्य की बात बता रहा हूँ आपको। प्रहलाद पटेल जी गुजरात के अंदर जो नाम वापस लिए थे उमा भारती जी ने, उससे खुश नहीं थे और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने थे, ऐसा उमा जी को संदेश आया। उनने मुझसे कहा कि आप प्रहलाद जी को मनाइए और मैंने उनको मनाया क्या, वो तो कुछ करने ही वाले नहीं थे। तो इनके बीच में कटुता पैदा करने का एक वातावरण निर्मित हुआ और इन्होंने अपने साथियों को खोया। मनोज जी, ये बहुत गंभीर बात है कि उमा भारती जी ने अपने समर्थकों के लिए चाहे कुछ भी नहीं किया, चाहे शैलेंद्र शर्मा हो, चाहे नरेंद्र बिरथरे हो, आज वो कुछ पा पाए हैं। अब मैं ऐसे दर्जनों नाम बता देता हूं। केवल परिवार के बाहर उन्होंने अपने समर्थकों को कुछ भी देने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। उनने वादे किए, लोगों से नहीं निभाए वो। इसके कारण जो लोग छोड़ करके चले गए, आज वो खुद ट्वीट कर रही हैं। अदरवाइज उनके लिए तो एटमॉस्फेयर पैदा करने वाली एक बड़ी और सशक्त टीम होना चाहिए। मैंने उस संकल्प यात्रा में देखा था कि उमा भारती जी के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं की जाती थी, आज उन्हें यात्रा करने के लिए परेशानी हो रही है, क्योंकि आज वो शराब के लिए यात्रा निकालेंगे तो मैनेजमेंट कौन करेगा। पूरी की पूरी टीम तो उनकी बिखर गई ना, उनके पास बचा क्या है। इसलिए वो खुद ट्वीट कर रही हैं और खुद ये बातें कर रही है। ये मेरे मुंह से कटु बात है ये। तो मैं समझता हूँ कि डिपेंड करता है ना, मुखिया अपने घर को ही नहीं संभाल पाया, जिम्मेदार कौन, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन उमा जी का हित इसी में है कि मैं स्पष्ट जो है, क्योंकि भाई रूबरू कोई नई बात हो रही है तो कम से कम आपके माध्यम से ही बता दूं मैं। बिल्कुल जी ब्रजेश जी। लेकिन मनोज जी, जो उमा भारती जो शर्मा जी भी कह रहे थे, जिस रास्ते पे चल रही हैं उस रास्ते से उनकी वापसी मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन है। तो उनको रास्ता जरूर, जो मैंने कहा था पहले कि वो दूसरा भी हो सकता था, उमा भारती बेहतर तरीके से जानती थी। लेकिन शर्मा जी ने बताया और हम देख भी रहे ना कि आपने अपने जो शुभचिंतक है, आपके समर्थक थे, उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। लेकिन आप जब एक तरफ कहती हैं कि मोदी जी पितातुल्य हैं, शिवराज जी बड़े भाई हैं, और तो योगी जी के बारे में भी आप बोलती हैं, और फिर जब आप पार्टी लाइन से थोड़ा इतर जाने की कोशिश करती हैं या जो पार्टी को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें पार्टी के लोग, पार्टी खुद असहज हो जाए, यदि शराब वाली मामले में हम लें तो ये शराब वाली बात क्यों? निश्चित तौर पर यदि इस बात को दूसरे तरीके से भी उमा भारती ने कहने की कोशिश की थी, पहले भी दूसरे माध्यम से, लेकिन ट्विटर के माध्यम से वो शिवराज जी से भी मिली। कभी बोलती हैं कि शिवराज जी बात नहीं करते हैं, फिर बोलती हैं कि बातचीत हो गई है। तो ये जो गंभीरता होती है, जो लोगों के लिए एक बहाना मिल जाता है कि उमा भारती क्या चाहती हैं, उनके बारे में सोचने पर आदमी मजबूर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उमा भारती जो चाहती हैं वो हासिल करती रही हैं, लेकिन अब वो परिस्थितियां नहीं है मनोज जी। यदि आप देखिए कि जो हुबली वाली जिक्र किया, आज की परिस्थिति होती है, आज मुख्यमंत्री होती उमा भारती, तो यहाँ की पुलिस लड़ चुकी होती, कौन गिरफ्तार करके ले जाता। हो सकता है वो ट्रैप पे फंस गई हो उस समय, लेकिन आज परिस्थितियां राजनीति की बदल गई, तो भाजपा की परिस्थितियां भी बदल गई। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स करके, कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार है, कि अब परिस्थितियां वैसी नहीं है कि यदि आप इस तरीके से आप वापसी कर सको।
आप मोदी और आप अमित शाह की पार्टी बची है, एक तरह से कह सकते हैं। पार्टी में भी बहुत कुछ बदल गया है। जो उमा भारती जी को कम से कम स्वीकार करना चाहिए, उस अनुरूप ऐसा व्यवहार करना चाहिए, उस अनुरूप ऐसे कदम उठाना चाहिए कि उनकी राजनीति वापसी हो जाएगी। वो जब चाहेंगी तब हो सकती है निश्चित तौर पर, लेकिन ये जो तरीका है, मुझे लगता है कि आज की तारीख में कोई भी ये तरीका अपनाएगा बीजेपी में तो वो निश्चित तौर पर वो मात ही खाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। शर्मा जी, ऐसा तो नहीं, हमने देखा भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई उन्होंने, इसके बाद जब वापसी हुई तो बीजेपी के तमाम मध्य प्रदेश के नेता उनके खिलाफ एकजुट हो गए। तो हुआ ये कि पहले वो चरखारी से विधानसभा का चुनाव लड़ी, बाद में झांसी उनको भेज दिया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिफ्ट हो गई। अब भी शायद उनको ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में इतना कोहराम, इतना गदर कर दो कि बाकी के सारे नेता हाथ जोड़कर दिल्ली आ जाएं कि आप इनको कहीं एडजस्ट कर दो, उत्तर प्रदेश में करना है या जहाँ करना है, मध्य प्रदेश से इनका पीछा छुड़ा दो। मध्य प्रदेश में कोई बड़ी हलचल नहीं है मनोज जी, आप समझ रहे हैं सारी बातों को, क्योंकि उनके ट्वीट के ऊपर आप और हम ही चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई प्रतिक्रिया नहीं है और ना ही उनके समर्थकों में, जो 4-5-10 लोग समर्थक बचे भी थे उनके, उनमें भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वो ही पीछा छुड़ा रहे हैं। अब मैं लगातार संपर्क में रहता हूं सबसे, मुझे जो संदेश आते हैं उसका स्पष्ट है कि उमा भारती जी के ट्वीट को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग जो है पढ़ करके उस पर कोई रिएक्शन देने के मूड में है। और अब तो कांग्रेस की भी शर्मा जी ऐसी प्रतिक्रिया आने लगी कि वो भी समझ गए कांग्रेस की भी भारती पे दाव खेलना। इसलिए ये बहुत सीरियस मामला है। एक बड़ी नेता है, उनका बड़ा जनाधार है, मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ, बड़ा जनाधार है। मध्य प्रदेश में सत्ता भाजपा को दिलाने में उमा भारती के अलावा कोई विकल्प नहीं था उस समय। मनोज जी, मैं फिर एक रहस्य की बात बता रहा हूँ, केवल 5 लोग चुने गए थे और ये तय किया गया था कि कोई भी ऐसा आदमी जो भाजपा डी का मेंबर नहीं हो वो चुन के लाइए। बिल्कुल। तो कैलाश जोशी जी को अध्यक्ष बनाया गया, उमा भारती जी को जो है मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया। आपको याद है संकल्प यात्रा जब रैली निकली थी लाल परेड ग्राउंड में, और कैलाश जोशी जी और उमा भारती जी और आडवाणी जी उसमें आने वाले थे, तो आडवाणी जी 1 घंटे सवा घंटे तक नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे वो? क्योंकि वहां जो है कैलाश जोशी जी और पटवा जी का ये दबाव था कि उमा जी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित मत करो। कैलाश जोशी जी का भी आखिर में उनको समझाया कि ये परिस्थितियां हैं, आप संत पुरुष हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह को हराने के लिए ऐसे व्यक्ति चाहिए। जो कप्तान सिंह सोलंकी जी प्रांत प्रमुख रहे हैं, उनको जो है संगठन मंत्री बनाया गया। क्यों बनाया गया? संगठन मंत्री कभी प्रांत प्रमुख रहा है क्या? इसलिए बनाया गया कि कप्तान सिंह जी को चेंज नहीं किया जा सकता, दिग्विजय सिंह उनको जो है अपने ट्रैप में नहीं ले सकते, इसलिए 5 लोग चयन किए गए थे। 3 का नाम मैंने आज बता दिया, 2 का बाद में बता दूंगा। तो 5 लोग चयन हुए थे। ये संघ का एक अपना रणनीति थी, उस रणनीति के तहत जो है वो पूरी बातें हुई है, पूरी यात्रा मैंने परिस्थितियां थी, हमने देखा ना 98 और 2003 में जो हुआ। इसलिए उमा भारती जी को कमजोर नहीं आंका जा सकता। उमा भारती जी की टीम गड़बड़ा गई है। उमा भारती जी के पास रणनीति नहीं, पहले भी नहीं थी। आप देखिए, मैंने उमा भारती जी को जिस रूप में देखा है, मैं आज आपके सामने बताता हूं, वो वास्तव में बहुत सरल हैं। उनके अंदर कहीं 1 मिनट का भी जहर नहीं है, कहीं कुटिलता नहीं है। जब वो बोलने लगती हैं तो मुझे कई बार ऐसा एहसास हुआ है कि ईश्वरीय शक्ति से भी बोलती हैं वो। इस बात का मुझे एहसास हुआ है, मैं आपको विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ। तो इसलिए उमा भारती जी आज गलत रास्ते पर हो सकती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनके अंदर क्षमताएं और शक्ति नहीं है। लेकिन शर्मा जी, उमा भारती जी की परिस्थिति तो हमको दिख रही है। जो 5 लोगों का जिक्र किया है आपने, वो 5 भी मुख्य धारा में है कि नहीं आज की तारीख में? जोशी जी तो इस दुनिया में है नहीं, कप्तान सिंह जी राज्यपाल रह ली है, और आजकल जो वो भी ट्विटर से जो वार कर रहे हैं, वो इसी लाइन पे कर रहे हैं। मनोज जी, आप एक बात देखिए, जो व्यक्ति सिद्धांत के पक्ष में खड़ा होगा, जो व्यक्ति विचार के पक्ष में खड़ा होगा, उसको लतियाने वाले ही लोग मिलते हैं। आप हमसे लगाकर किसी तक देख लीजिए, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। और वो मूर्ख होगा कि वो ये सोचता है कि मुझे कुछ मिले। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो खूंटे से बंधे हैं। उनको तो पिता में भीष्म की तरह सिंहासन से बंधे होने के कारण, द्रोणाचार्य की तरह सिंहासन से बंधे होने के कारण केवल अपमान, और उनके भाग्य में यही लिखा जाएगा कि इन्होंने अपराध का साथ दिया। हमेशा यही होता है। लेकिन खूंटे से तो भीष्म पितामह भी बंधे हुए थे। नहीं, मैं तो अपमान के अलावा क्या मिला उनको? भाई 18 दिन तक सैया पर पड़े रहे, उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो आपको विजय जी लगता है कि उमा भारती भी किसी खूंटे से बंधी है? निश्चित तौर पर विचारधारा का खूंटा है, संघ से जुड़े होने का, जो उमा भारती उस लाइन से आगे बढ़ नहीं पाती। उमा भारती जी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि संघ के अंदर परम पूज्य, आदरणीय, श्रद्धेय सब लोगों के संघ के दृष्टि से जो मोहन भागवत जी हैं, मोहन भागवत जी उमा भारती जी की बात को ज्यादा सुनते हैं। और मैं ब्रजेश जी की बात पर एक बार मैंने गर्दन हिलाई थी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहूं,
ये भाजपा जो है ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा नहीं है, ये भाजपा राष्ट्रवादी भाजपा है। बलराज मधोक का जो है परचम लहरता था, हवाई अड्डे से कार्यालय तक नहीं पहुंचे थे। लाल कृष्ण छोटी सी प्रतिक्रिया, अगर ये वाकई देने वाले राष्ट्रवादी भाजपा है तो फिर उमा भारती उसमें क्यों नहीं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि यदि राष्ट्रवादी भाजपा है तो सबसे बड़ी राष्ट्रवादी नेता बाहर क्यों है राजनीति की मुख्य धारा? उमा भारती जी राष्ट्रवादी नेता हैं, उमा भारती जी का जनाधार है, लेकिन उमा भारती जी की गाड़ी ट्रैक से उतर गई है, वो ट्रैक पर चढ़ा करके तो सरपट दौड़ेंगी वो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उमा भारती को चढ़ाएगा कौन? उस ट्रैक पे चढ़ाने के लिए कम से कम उनको 4 और नरेंद्र मोदी उमा भारती की गाड़ी की पटरी से उतारना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, लेकिन शर्मा जी, ब्रजेश जी, हम भी ये जान रहे हैं कि अगर वो मजबूत है, हम देख रहे हैं पटरी से उतर गई, उसके लिए भी तो 4 मजबूत लोग चाहिए कि उस पटरी पर उनकी गाड़ी को वापस ले आए। और फिर कौन लोग हैं मनोज जी जो उनको पटरी पर नहीं लाना चाहते कि राष्ट्रवाद का डंका और ज्यादा मजबूती से बजे ना, और ज्यादा आवाज आए उसकी? ये तो हो सकता है कि अब हम गुरु पूर्णिमा से जो रक्षाबंधन तक उमा जी को ट्वीट से इसका जानकारी का कुछ और शायद खुलासा हो कि वो किन किन के नकाब उतारना चाहती हैं, कि वो आखिर करना क्या चाहती है। बहरहाल अभी समय इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को ही विराम देंगे। तो निश्चित तौर पर उमा भारती के मन में क्या है ये तो वो जानती हैं, क्योंकि वो मन की बात भी आजकल ट्विटर पर कर रही है, और उनकी जो पीड़ा है वो बीजेपी के तमाम नेता भी समझ रहे हैं। और दरअसल में पीड़ा नहीं है, वो कुछ और है जिसके बारे में बेहतर तरीके से उमा भारती खुद जानती है। और शायद उनको भी ये लग रहा है कि भारतीय जनशक्ति के छोड़ने के बाद जिस रास्ते से मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने का उनका सपना रह गया और उत्तर प्रदेश में उनको जाना पड़ा, तो शायद इस बहाने से एक बार और सही कि वो एक बार ये प्रयास करने के शायद लगी हैं कि मध्य प्रदेश में ना सही, उत्तर प्रदेश में ही सही या किसी और राज्य में सही, लेकिन एक बार वो बीजेपी की मुख्य धारा की चुनावी राजनीति पर किसी भी तरह से जुड़ जाए। लेकिन अब गुरु पूर्णिमा से उमा भारती क्या और नए खुलासे करती है, उनके मन में और क्या है, शराबबंदी, सत्ता, उपाध्यक्ष पद का जाना, मंत्री पद जाना या कुछ और, इन सब के खुलासे हो सकते हैं। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।